अस्सलाम वालेकुम अजीज तालिबात, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे। आज बेटा आपका जो उर्दू का लेक्चर है वो हमने परसों किया था, थर्ड चैप्टर का स्टार्ट किया था और उसमें अभी हमने जस्ट वर्ड्स मीनिंग जो थे यानी अल्फाज मायनी वही याद किए थे और उसके बाद हमने तकरीबन एक पेज की रीडिंग की थी, तो जो है लेक्चर वो ओवर हो गया था। आज हम कोशिश करेंगे कि आपका जो लेक्चर है वो वहीं से स्टार्ट करूं, बल्कि पीछे थोड़ा लेके जाऊं, रिवीजन करवाऊं आपको और बताऊं कि कहाँ से क्या बात हुई थी, कहाँ से स्टार्ट लिया था। अभी मैंने आपके सामने वही वाले अल्फाज मायने लिखी हैं जो मैंने आपको काम में होमवर्क में दिए थे, इसके अलावा और भी थे, ताकि आप लोग जो है उसको अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, इसमें एक दो और रह गए हैं, वो भी मैं लिख देती हूँ और उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं यानी रीडिंग का। सबसे पहला वर्ड है बासी। एक बासी वो होता है जो खराब हो, और इसके अलावा एक बासी जो है वो हम कहते हैं बाशिंदा, रहने वाला, किसी जगह का रहने वाला। अगला वर्ड है मुरगन। मुरगन के मायने घी में तली हुई, और मैंने बताया था कि आजकल ऐसी मुरगन चीजें हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह क्या है? रमजान की वजह से, और इसके बगैर हमारा दस्तरखान जो है वो मुकम्मल नहीं होता। अच्छा बेटा, आवाज आ रही है ना आपको? ओके लिख के तो मुझे बता दें। उसके बाद है काबिले रश्क। काबिले रश्क का मतलब है काबिले फख्र। फिर है ज़रनिगार। ज़रनिगार का मतलब है कीमती, बहुत ज्यादा कीमती यानी नायाब, और ज़र वैसे सोने को कहते हैं और इससे मुराद सोने के नक्श भी होता है, लेकिन यहाँ मुराद होगा ज़रनिगार कीमती। उसके बाद है जनाब दम निकलना, यानी सांस लेने में मुश्किल पेश आना या फिर मर जाना। तमद्दुन, रहने सहने के तरीके। और आखिरी वर्ड है मेरे पास फिराके अंजुमन, महफिल से जुदाई। ये मुरक्कब इजाफी है, महफिल से जुदाई। ये मुरक्कब इजाफी है, और मुरक्कब इजाफी की पहचान क्या आपको बताई हुई है कि इसके आस्ट वाले वर्ड के नीचे जेर होती है, और आपको ये एमसीक्यूज में ये आते हैं अल्फाज मायनी। इसके बाद जो है हमने पढ़ाई शुरू की थी, अपनी रीडिंग स्टार्ट की थी। ये डायलॉग भी है, आगे जाके डायलॉग में ये कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये हमें बताया गया है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं तो, कि अहमद जो है वो 7वीं क्लास में पढ़ता है और उसके जो नाना नानी है वो गांव से ताल्लुक रखते हैं, और जब वो वहां गांव जाता है तो उसके मामू उसका वहां पे इस्तकबाल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर क्या होता है कि वो लोग बाकी तो सब उसके जो भाई है बहन है और अम्मी अब्बू वो घर चले जाते हैं, जबकि अहमद जो है अपने मामू के साथ जो है मगरिब की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में चला जाता है। मस्जिद से जब वापस आता है तो वो वहां पे घर जाके वो देखती हैं कि मुमानी जान ने दस्तरखान लगाया होता है और सब लोग जो है दस्तरखान में खाने के दौरान बातचीत भी करते रहते हैं। अब जनाब हम पेज नंबर 12 पे पहुंच गए थे, जहां पे हमारा डायलॉग शुरू हुआ था। जी जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी ठीक है, आवाज कट रही है। अब तो ठीक होगी, होनी चाहिए, ठीक है, ओके होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, वहां पे मुमानी जान ने दस्तरखान लगाया होता है तो वो बहुत हैरान होता है, वो कहता है मुमानी जान आप लोग इतनी जल्दी खाना खा लेते हैं जबकि हम लोग तो हैं लेट खाना खाते हैं। आगे से मुमानी जान जवाब देती हैं कि बेटा, यहाँ से अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ पेज नंबर 12 से, सफा नंबर 12। जी, यहाँ पे वो जवाब देते हैं मुमानी जान, अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं और हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह जल्द उठने का रिवाज है। बेटा चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा कैमरा ऊंचा कीजिएगा। चैप्टर नेम, हाँ जी ये जी, अब आपको पता चल रहा है? मम्मा आपको तो सारा इतनी ठंड लग रही है, पहले नया का चादर देती थी, फिर वो लेती थी वॉशरूम में, वॉशरूम में है। ठीक है, अच्छा जी, चैप्टर नंबर 3 अब आपको पता चल रहा है ना? अच्छा, हुमानी जान ने बताया अहमद मियाँ, पेज नंबर बेटा 12 है, जो बच्चे जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, पेज नंबर 12 है ये। और काइंडली अपने अपने माइक म्यूट कर दें, ठीक है। शफक, अपना माइक जो है अगर आपका खुला है तो काइंडली इसको म्यूट कर दें।
मुमानी जान, अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं, हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह सवेरे उठने का रिवाज है। शहरों में लोग रात देर तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना देर से खाते हैं। हसन, अब आगे से हसन क्या कह रहा है? मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ देखा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द उठना, जागना सेहत के लिए मुफीद है। मुफीद का क्या मतलब होगा? फायदेमंद। आगे से नाना जान भी गुफ्तगू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि डायलॉग यही होता है कि जिसमें एक दो बंदे ही नहीं होते, बल्कि आप पूरे 40-50 बंदों का भी डायलॉग लिख सकते हैं। इसमें है, नाना जान शायद इसीलिए गांव के रहने वाले ज्यादा सेहतमंद होते हैं। अहमद, नाना जान, मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गांव वालों की सेहत बेहतर होती है। मिस ये गांव वालों की सेहत बेहतर होती है, इसकी क्या वजह है? नाना जान, भाई देहाती लोग खेती बाड़ी करते हैं, पूरा दिन काम में लगे रहते हैं। देहाती खवातीन भी पूरा दिन काम में मसरूफ रहती हैं। वो घर का सारा काम अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियों, गाय, भैंस और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल करती हैं। फसलों की कटाई, बवाई, बवाई का क्या मतलब होता है? अब यहाँ पे जो मुश्किल वर्ड होंगे वो मैं आपको साथ साथ लिखती जा रही हूँ। बवाई का मतलब होता है बीज बोना, ठीक है? कटाई, बवाई और उन्हें समेटने में भी मर्दों का हाथ बटाती हैं। हाथ बटाना मुहावरतन ये यूज होता है, इसका मतलब है मदद करना, हेल्प करना। तो खवातीन जो है वो घर में भी हेल्प करती हैं और बाहर भी, खेतों में भी। मुर्गियों, गाय, भैंस और दीगर पालतू जानवरों की इस देखभाल करती हैं, और जबकि शहर में रहने वालों की को इस कदर मुशक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतरीन होती है और वो अमूमन दुबले पतले होते हैं। नानी जान, गांव में रहने वालों की उम्दा सेहत और का एक और सबब, सबब का मतलब क्या होगा? वजह। ठीक है, इसको भी आप साथ साथ बेटा देखते जाएं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, ताकि आपको इनका इस्तेमाल भी आए। गांव में रहने वाले सादा खुराक खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। और मुरगन का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया लिख के, घी में तली हुई, ठीक है? ऑयली, जिसको हम बोलते हैं ऑयली। अच्छा जी, अब गुफ्तगू में कौन हिस्सा दे रहे हैं? अहमद की अब्बा जान क्या कह रहे हैं कि वाकई देहातियों की सेहत काबिले रश्क होती है। काबिले रश्क, काबिले फहर, अगला वर्ड इसके साथ ही है, इसका इस्तेमाल भी आप देख लें। काबिले रश्क होती है, काबिले फहर होती है, और इसकी वजह खालिस और ताज़ा खुराक है। यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्जियां, फल और खालिस ग़िज़ाएं मुयस्सर होती हैं। मुयस्सर होना, मिलना, मीम ये सीन और रे, मिलना, दस्तयाब होना। दस्तयाब होना भी इसका एक मतलब है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे तो वेल एंड गुड। अच्छा, आगे है जनाब अहमद की अब्बा जान, फिर दोबारा से उन्हीं का ही डायलॉग है। शहरों में ये चीजें गायब होती जा रही हैं। शहरों में ये चीजें गायब होती जा रही हैं। अब हसन, हसन क्या कह रहे हैं कि मैं जब लाहौर गया था तो मैंने वहां बहुत से लोगों को तंग तंग घरों में रहते देखा था। उन घरों के तो सहन थे ही नहीं। फिर अहमद की अब्बा जान दोबारा से बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि बात यह है कि गांव में लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह का कोई मसला नहीं है। ठीक है, गांव के लोगों के पास तो जमीन, हर चीज वाफर मिकदार में होती है। यही वजह है कि देहात में ज्यादातर लोग खुले खुले घरों में रहते हैं। इसके बरअक्स शहरों में जगह की कमी है
اور اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اب دیہات اور شہروں کا جو ڈفرنس ہے, جو فرق ہے, وہ ساتھ ساتھ ہی یہ بتاتے جا رہے ہیں. اب آپ بھی اس کو سمجھ لیجئے کہ گاؤں میں سے لوگ جو ہیں کیوں نہیں نکلنا چاہتے. ان کے پاس کھلی آب و ہوا کے ساتھ ساتھ کھلی زمین, ہر چیز کھلی ہوتی ہے, دستیاب ہوتی ہے. لیکن جبکہ شہروں میں رہنے والوں کے پاس تو رہنے کے لیے مکان نہیں ہوتے, اور بھی ملتے بھی ہیں تو وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. جی بیٹا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد کیا ہے کہ اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں. دیہات میں زیادہ تر گھر جو ہیں وہ ایک منزلہ ہوتے ہیں, کھلے کھلے ہوتے ہیں, اور ان کو زیادہ سٹوریز بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ شہروں میں کئی کئی منزلہ عمارات ہیں, کئی عمارتوں میں تو سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی. جہاں پر بہت تنگ تنگ مکانات ہوتے ہیں وہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی. اب بلال کیا کہہ رہا ہے, ماموں جان میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں, تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں, چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بلال اب یہ کہہ رہا ہے, بلال جو کہ کس کا بھائی تھا, بلال احمد کا بھائی ہے. ٹھیک ہے, ماموں جان دیہات کے لوگ. اب بیٹا میں یہاں پر پیج نمبر 13 پہ آ گئی ہوں, پیج نمبر 13 پہ. صفحہ نمبر اس سے سٹارٹ کیا تھا, اب میں صفحہ نمبر 13 پہ ہوں. یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو اس لیے لکھ رہی ہوں کہ جو بچے جو ہیں ہمارے, جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, وہ اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں کہ مس کہاں پہ ہیں. جی, ماموں جان دیہات کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں, کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے. حسن آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ اب حسن پوچھ رہا ہے کہ آپ کھیتی باڑی کیسے کر لیتے ہیں. ماموں جان پہلے کھیتی باڑی کا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا, بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے تھے, کنووں سے پانی نکالتے تھے اور گندم کی بوائی کرتے تھے, یعنی گندم بوتے تھے. مگر اب ان کی جگہ کیا ہے, مشینیں اور آلات آ گئے ہیں. اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے, یعنی بہت آسان بنا دیا ہے. ہم بہت آسانی کے ساتھ کام کر لیتے ہیں ان کے ساتھ. اسی طرح اب کنواں کہیں نظر نہیں آتا, اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے. میں نے تو سنا تھا کہ دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں, وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا, مگر یہاں تو ایسا نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب آگے نانا جان کیا جواب دے رہے ہیں. بیٹا بلال بیٹے, آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو. اب دیہات بہت بدل گئے ہیں, اب دیہات بہت بدل گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں. پختہ یعنی پکے, کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں. دیہاتوں میں بھی سڑکوں کا جال بچھ گیا ہے اور بہت سے دیہات میں بجلی بھی پہنچ گئی ہے. تو موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ممانے جان میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی. ترس جانا یعنی آنکھیں جو ہیں وہ سبزے کو ڈھونڈتی تھی کہ کہاں پہ جائیں اور کہاں جا کے سبزہ دیکھیں. لیکن جی, ہر طرف مکانات, کاروباری مراکز, دکانیں, کارخانے, سڑکیں, گاڑیاں ہی گاڑیاں. سچ پوچھو تو میرا تو دم ہی نکلنے لگا تھا. دم نکلنا, سانس نہ آنا, یا ابھی میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ میرا تو دم ہی نکل رہا تھا, یعنی کہ مجھے بالکل بھی سانس نہیں آ رہا تھا. پھر کیا ہوا, اب نانی جان آگے سے جواب دے رہی ہیں کہ میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں. نانی جان کیا جواب دے رہی ہیں کہ میں شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں. وجہ کیا ہے کہ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا دل جو ہے وہ گھبراتا ہے, اور ان کے شور سے تو میرے سر میں درد ہونے لگتی ہے. اور واقعی ٹھیک بات ہے, جب ہم زیادہ دیر ٹریفک میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ اس میں دل گھبراتا ہے کہ یہاں سے فوراً نکل جائے, اور سر میں درد الگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ
धुआं जो है वो फिजा को इस कदर आलूदा कर देता है। अब धुआं जो है उससे फिजा आलूदा हो जाती है। आलूदा का मतलब है गंदी हो जाती है। और इधर हमारे घरों से निकलो तो जहां तक नजर जाती है क्या होता है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आती है। मैं शहर के रहने वालों को दाद देती हूँ। दाद देना, शाबाश देना। अब ये नानी अम्मा फरमा रही हैं, नानी अम्मा क्या कह रही हैं कि मैं शहर में रहने वालों को दाद देती हूँ। दाद देना, शाबाश देना, यानी वो कैसे रह लेती हैं शहरों में। ठीक है, अब हम लोग तो आदि है ना भाई, लेकिन वो गांव के लोग हैं, वो जो है वो इसको बहुत फील करते हैं कि ये लोग कैसे रह रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे है कि भाई बड़ा हौसला है इन लोगों का जो वो इस माहौल में रहते हैं। अब आगे अहमद के अब्बा जान बता रहे हैं, असल में शहरों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। असल में शहरों की आबादी में बेतहाशा, हाँ जी बिल्कुल बेटा जी, शहरों की आबादी में बेतहाशा बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा, तो उससे पहले देहात में 75 यानी 75% लोग रहते थे। देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के बढ़ते हुए रुझान की वजह से, नकल मकानी का मतलब मैंने बताया था एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब देहात में 70% से भी कम लोग रह रहे हैं। अब देहात में 70% से भी लोग रह रहे हैं। जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओपन द माइक लिखा हुआ है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी आ रही है, तो ये बात ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, पहले देहात में 75% लोग रहते थे, अब जो है कम हो गई तादाद जो है वो 70% से भी कम हो गई है। जब किसी जगह लोग ज्यादा होंगे तो जाहिरी बात है आपका जो है रोजगार भी आसानी से नहीं मिलेगा, घर आसानी से नहीं मिलेगा और शोर भी होगा। अब आगे हसन का डायलॉग आ गया है कि फूफा जान लोग देहात से शहरों में क्यों जाते हैं। अब देख लें, ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा। अहमद के अब्बाजान, देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं, लोग रोजगार की तलाश में, रोजगार नौकरी की तलाश में, कमाना कमाई के लिए जाते हैं, शहरों में जाते हैं। इसके अलावा शहर की निस्बत देहात में तालीम और सेहत की सहूलतें भी कम हैं। तालिब इल्म तालीम हासिल करने की गर्ज से शहर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं। इस तरह बेहतर इलाज मुआवजे के लिए लोग शहर में जाते हैं और इन सब चीजों की वजह से शहरों की आबादी जो है वो ज्यादा होती चली जा रही है। हसन, हर शख्स दूसरे को यहाँ गांव में जानता है, वहां शहर में सबको जानना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये बात तो सच है। अब अहमद की अम्मी जान, उनका डायलॉग है, वो कहती हैं कि बेटा शहर तो इंसानों के समंदर हैं, वहां की जिंदगी बहुत तेज है, यानी ये है कि टफ लाइफ गुजारे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने इस टाइम के अलावा दूसरों को भी टाइम दे, मिलने जुलने का टाइम नहीं होता। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हैं और बाजुका तो लोग अपने हमसाये से भी बेखबर होते हैं। ठीक है हसन, ये तो बहुत अजीब बात है। पता है पिछले साल हमारे भैंस बीमार हो गई थी, पूरा गांव उससे उसके मुतालिक पूछने हमारे घर आया था। अब हसन क्या बता रहे हैं, जाहिर है वो गांव में रहते हैं लोग, वो कहते हैं कि इंसान तो इंसान, जानवर भी बीमार हो जाए तो पूरा गांव जो है उसको पूछने के लिए, उसका हाल पूछने के लिए आ जाता है। नाना जान, भाई देहात का रहन सहन अपना है और शहरों का अपना। देहात के अपने फायदे हैं और शहरों के अपने। अब देखें वो एंड पे जो है कैसे डिफरेंस को बता रहे हैं, इसको समेट रहे हैं बात को, क्योंकि अब हमारा लेसन जो है वो भी खत्म होने जा रहा है कि देहातों का रहन सहन अपना है और शहरों का अपना है। देहात और शहर दोनों तरक्की करेंगे तो हमारा प्यारा वतन तरक्की करेगा और हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज है। अब आगे वो क्या बता रहे हैं बात को समेटते हुए कि इसी तरह से हुकूमत देहात में अगर तालीम और सेहत की सहूलतें सहूलतें आसाइशें आसानियां, सहूलत आसाइश को कहते हैं, आसानियां या ये चीजें जो हैं पहुंचा दे, यानी तालीम और सेहत के मराकज कायम कर दे, तो देहात में कारखाने लगा दे तो कोई भी आदमी जो है अपना गांव छोड़कर शहर नहीं जाएगा। अहमद के अब्बा जान,
میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 اشعار سناتا ہوں. اب جو ہے وہ ابا جان جو ہیں وہ شہر کے حوالے سے، دیہات کے حوالے سے جو ہے 2 اشعار سنا رہے ہیں، دیہات کی فائدے کی حوالے سے، اس کے فیور میں ہے یہ دیہات کے. وہ کیا ہے اس نظم میں؟ انہوں نے آگے وہ اپنی بات کو ہی بتا رہے ہیں کہ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے. آخری یہ جو قطعہ ہے بیٹا وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ بس ریڈنگ کروں گی، اور اس کے بعد آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہمارا فنش ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. کل ہم انشاءاللہ العزیز اس کی جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے. وہر دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، تمدن رہنا سہنا. وہ کہتے ہیں کہ دیہات میں رہنے کی عجیب ہی بہاریں ہیں، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار. زر نگار یعنی تیری سادگی ہی تیرا حسن ہے اور بہت قیمتی ہے. وجہ کہ اس کی سادگی میں ہی خالص ماحول ہے، پیورٹی ہے، خالص پن ہے، کھانے پینے میں، رہنے میں، ملنے جلنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں. اس سے پہلے لائن میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ اس نے کہا کہ ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی تو پورا گاؤں ہی آ گیا تھا. تو وہر دیہات کے تمدن کی سادہ بہار، سادگی میں بھی ہے تیرا دامن زر نگار. زر نگار سونے جیسا قیمتی. دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں. فراق انجمن کا مطلب بھی یہ میں نے نیچے آپ کے لکھا ہوا ہے، محفل سے جدائی. اب شاعر کہتا ہے، وہ شاعر جو ہے وہ شہر میں رہنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دل میرا یہ چاہتا ہے کہ میں شہر کو چھوڑ کر شہر کی جدائی سہ لوں اور شہر کی رنگینیاں چھوڑوں، یہی رہنے لگوں، اور میں شہر کو چھوڑ کر دیہات میں زندگی گزارنا شروع کر دوں. جی بیٹا آپ کا چیپٹر یہاں پہ فنش ہو گیا. اب آپ مجھے بتا دیں کوئی مشکل، کوئی ورڈ، کوئی بات اگر پوچھنی ہے تو آج کے لیے آپ نے یہ باقی کے نئے الفاظ جو ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے. اور جی نو مس، نو مس. چلیں پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کل انشاءاللہ تعالی ایکسرسائز کرنی ہے. شاباش، سمجھ میں آپ کو آ گئی ہے نا؟ ویری گڈ. اور کل آپ نے اسی طرح سے جیسے میرے ساتھ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ نے بک کی ایکسرسائز اسی طریقے سے کرنی ہے. اور اب آپ اپنے نیکسٹ جو لیکچر ہے اس کے لیے ریڈی ہو جائیں. میں اپنی میٹنگ کو اینڈ کرنے لگی ہوں. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے پھر. اللہ حافظ. ہاں جی اجازت دیں. اللہ حافظ. کچھ بھی نہیں پوچھنا.